पिछले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं कि लेखिका जो है मियाँ साहब से मोर के बच्चों को 35 रुपए में खरीदती है। मियाँ साहब 30 रुपए में खरीदते हैं और वह लेखिका के ऊपर छोड़ देते हैं कि आप जो देंगे, तो वह 5 रुपए एक्स्ट्रा देती है। किस लिए? मतलब मियाँ साहब की वह मजदूरी के कारण, ठीक है, वे जो बेच रहे हैं उस कारण। तो सभी घर पर क्या करते हैं, उसे चिढ़ाते हैं, अरे भैया क्या है, मोर के बच्चे थोड़े ही है, ये मोर पक्षी तो है ही नहीं, मोर के बच्चे हैं ही नहीं, यह तो तीतर के बच्चे हैं। अब लेखिका को भी क्या है, गुस्सा आ जाता है और वह कहती है चाहे मोर के बच्चे हो या तीतर के बच्चे हैं तो क्या है, उसे अपेक्षित करना चाहिए। उसके लिए क्या है, जो भी है चिड़िया चिड़िया होती है, उसके सुंदर पंख नहीं होते हैं करके अपेक्षित नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार वह क्या करती है, अपने ही कमरे में मोर के बच्चों को पालना आरंभ कर देती, वह छोड़ देती, खुला छोड़ देती है। मोर के बच्चे जो क्या खाते हैं, सत्तू की गोलियां खाया करते थे और पानी पिया करते थे। लेखिका का जो कमरा था उधर चारों तरफ वो इर्द गिर्द घुमा करती थी, कभी मेज के नीचे, अलमारी के पीछे, इसी प्रकार घूमते रहते थे। और वहीं पर जो रद्दी कागज़ रखे हुए थे वहीं पर उन लोग अपना बसेरा बनाते हैं। अब धीरे धीरे जब मोर के बच्चे बड़े होने लगे तो लेखिका को लगा कि उन्हें विस्तृत स्थान की आवश्यकता है, तो वहाँ पर बड़ा जो जाली का घर था वहाँ पर उन्हें क्या है, वहाँ पर रखने की व्यवस्था लेखिका करती है। उसके आगे हम पढ़ेंगे, देखो। दोनों नवागंतुकों को ने पहले से रहने वाले पक्षियों के बीच कौतूहल जगा दिया। पहले से ही क्या है, पिंजरे में कई पक्षियां रह रही थी, तो क्या है, इसको देखकर, मोर और मोरनी को देखकर उनमें भी काफ़ी कौतूहल हो गया। कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरुगु गुटरुगु की रागनी अलवाने लगे। तो कबूतर जो हैं वह भी गुटरुगु करने लगे, चारों तरफ घूमने लगे, मोर मोरनी के इर्द गिर्द घूमने लगे। खरगोश जो हैं देखो, बड़े सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश, यानी जो खरगोश के बच्चे हैं, उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते भी थे, तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करते। तो एक आंख बंद करके क्या कर रहे थे, मोर और मोरनी का परीक्षण कर रहे थे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में भूचाल सा आ गया। सभी क्या है, सभी जितने भी पशु पक्षी थे सब उनमें आपस में खलबली मच गई और धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। अब धीरे धीरे उस चिड़ियाघर में ही क्या है, मोर के जो बच्चे हैं वे बड़े होने लगे। मोर के सिर पर क्या थी, कलगी थी। तो मोर के सिर की कलगी और सघन, ऊंची और चमकीली हो गई। जो कलगी होती है ना, काफ़ी खूबसूरत होती है, मोर के सिर पर होती है, वह बहुत ही घनी हो गई, सुंदर हो गई, देखने में चमकीली हो गई। चोंच और पैनी हो गई, उनकी चोंच काफ़ी शार्प होती है। गोल आँखों में नीलमणि की चमक झलकने लगी। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिम के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी करके शब्द सुनना आदि क्रियाओं में तो सुकुमारता और सौंदर्य था। उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है, गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। तो यहाँ पर देखो सभी क्या, धीरे धीरे वो बड़ी हो रही है ना, तो काफ़ी खूबसूरत होती जा रही है, उसका हर अंग जो है काफ़ी चेंजेस आने लगा था। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारी तो नहीं हुआ। अब मोरनी उतनी खूबसूरत नहीं होती जितने की मोर होते हैं। अपनी लंबी पूंछ, धूप चाही गर्दन, हवा में चंचल कलगी, श्याम श्वेत रंग वाले पंख, वह थोड़ी भूरी कलर की होती है, मतलब ऐश कलर की, श्याम रंग की होती है, श्याम श्वेत रंग वाले पंख, मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त साथी होने का प्रमाण देने लगी। अब नीलाभ ग्रीवा, तो देखो गला जो है वो नीले रंग के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ, ठीक है। नीलाभ ग्रीवा होने के कारण क्या है, मोर का नाम क्या पड़ा, नीलकंठ। और उसकी छाया
के समान हमेशा उसकी इर्द गिर्द रहती है, छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। ठीक है, हमेशा साथ रहती थी। किसके साथ रहती थी? नीलकंठ की। इसी कारण क्या है, उसका नाम पड़ गया राधा। तो ये जो दोनों का नाम है, नीलकंठ और मोरनी का नाम राधा, ये अवश्य याद रखना। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षण नियुक्त कर लिया। फिर क्या है, यहाँ पे धीरे धीरे मोर जो है वह अपने आप को सेनापति नियुक्त कर लेता है। वहाँ पर क्या है, देखो सबके ऊपर अधिकार जमाने किस प्रकार लगा। सवेरे होते ही वह सब खरगोश जो वहाँ पे जो जीव थे, पशु पक्षी पालतू जो थे, उनमें देखो कैसे खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता, सबको एक तरफ ले जाता जहाँ पर क्या है, भोजन मिलता था, जहाँ दाना दिया जाता था। सवेरे होते ही जहाँ पर दाना बिखेर कर रखा जाता था वहाँ पर ले जाते थे और घूम घूम कर मानो क्या है, सबकी रखवाली करता रहता। तो वह घूम घूम कर क्या करता था, सबकी रखवाली करता था। किसी ने कुछ गड़बड़ की नहीं और वह अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ता। तो इतना बदमाश था, देखो शैतान। यदि कोई उसकी बात नहीं मानता था तो उसको क्या करता था, अपने चोंच से उस पर प्रहार करता था। खरगोश के छोटे और शरीफ बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था। जो खरगोश के बच्चे थे ना, उनके तो कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था और जब तक वे चिल्लाने ना लगते उन्हें अधर में लटकाए रखता। जब तक वह चिल्लाते रहते, मतलब अपने होठ पर दबाकर रखा हुआ होता था। कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णभेद संस्कार हो जाता था, मतलब छेद ही हो जाता था कभी कभी। पर फिर भी क्या है, कभी उसे क्रोधित होने का अवसर ना देते थे। मगर फिर भी क्या है, खरगोश कभी क्रोधित नहीं होते थे। सजा के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। देखो, अब देखो जिस प्रकार वह शासन करती थी, मतलब जीव जंतुओं के साथ, उसी प्रकार उनके साथ वह प्रेम भी बहुत दर्शन करती थी, उन्हें बहुत प्यार भी करती थी। प्रायः वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआछुआवल सा खेलते रहते थे। वो पंख फैलाकर बैठ जाती थी और बाकी जो जीव हैं वे क्या करते थे, उसके पंखों, उनके पूंछ जो हैं उसमें छुप जाते थे। उन लोग छुआछुआवन मतलब छिपन छिपाई का खेल खेलते थे। तो इस प्रकार सभी जो पक्षी हैं सब एक साथ बैठे क्या करते थे, बहुत ही मज़े लूटा करते थे। आशा करते हो यहाँ तक समझ में आया हो। बाकी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगी। धन्यवाद।